एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक से थर्ड पोयम कीपिंग क्वाइट लेकर आया हूं, जिसे पैब्लो नेरुदा ने कंपोज किया है। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए इस पोयम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम पढ़ते क्या है बच्चों। पोएम को स्टडी करने से पहले ये लाइन स्टडी कर लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम, कि पोएम का जो टाइटल है सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है टू यू। आपको क्या सजेस्ट करता है, आपको क्या इशारा करता है, आपको क्या संकेत देता है। तो जो पोएम का टाइटल है, वो पोएम का जो टाइटल होता है बच्चों, पोएम का नाम होता है। पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है, जिसका मीनिंग है शांत हो जाना, खामोश हो जाना। क्लियर बच्चों। आगे लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। द पोएम इज अबाउट, कि पोएम जो है वो किस विषय में है, किसके बारे में है। तो चलो इसे भी जान लेते हैं बच्चों। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पोएट पैब्लो नेरुदा है, वो हमें समझाना क्या चाहते हैं, एक मैसेज इस पोएम के माध्यम से देना चाहते हैं। और वो मैसेज बच्चों है क्या, इस पोएम के 5th स्टैंजा से क्लियर होगा कि वो मैसेज है क्या बच्चों। तो चलिए अपनी पोएम को शुरू करते हैं पहली लाइन से। पोएट कहना क्या चाहते हैं। पोएट कह रहे हैं कि नाउ, अब, हम विल काउंट, गिनेंगे टू 12, 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी, और हम, ऑल, और हम सब, कीप स्टिल, खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। पोएट क्या कह रहे हैं आगे कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस, एक बार के लिए ही सही, ऑन द फेस, फेस का अर्थ बच्चों पीपल से है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, जो पृथ्वी के लोग हैं। पोएट कह रहे हैं किनसे, पृथ्वी के लोगों से। पोएट क्या कह रहे हैं कि फॉर वंस, एक बार के लिए ही सही, लेट्स नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बातें नहीं करनी चाहिए, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए, क्या, सभी कार्यों को, सभी गतिविधियों को, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए ही सही रोक देना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, और हमें हिलाना नहीं चाहिए, आवर आर्म्स, अपने आर्म्स को, अपने हाथों को। समझ। पोएट कह रहे हैं कि एक बार के लिए ही सही। वो किनसे कह रहे हैं, पृथ्वी के लोगों से। वे कह रहे हैं कि एक बार के लिए ही सही, हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, 1 सेकंड के लिए, कम से कम 1 सेकंड के लिए ही सही, हम सबको अपनी सारी एक्टिविटी, सारे कार्यों को स्टॉप कर देना चाहिए, और हमें अपनी आर्म्स को मूव नहीं करना चाहिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। पोएट क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम अपने सारे कार्यों को बंद कर देंगे करना, और अपनी आर्म्स को नहीं हिलाएंगे। तो पोएट कह रहे हैं कि उस समय जो माहौल क्रिएट होगा, जो एनवायरमेंट बनेगा, वो कैसा होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट का अर्थ बच्चों होता है कि अचानक से प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ वो माहौल जो आनंद देने वाला हो, उसे एक्सोटिक मोमेंट बोलते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, वो मोमेंट होगा जो अचानक से उत्पन्न होगा और आनंद देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। और उस एक्सोटिक मोमेंट में विदाउट रश, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं करेगा। विदाउट इंजन्स, और उस एक्सोटिक मोमेंट में कोई इंजन आवाज नहीं करेगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जब बच्चों इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। उस एक्सोटिक मोमेंट में किसी इंजन, किसी गाड़ी की आवाज नहीं होगी, और लोगों के रश करने की, भागने दौड़ने की, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होगी। वो मोमेंट एक्सोटिक मोमेंट होगा, बिल्कुल शांत मोमेंट होगा। और पोएट क्या कह रहे हैं बच्चों कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, उस एक्सोटिक मोमेंट में हम सब एक साथ होंगे, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से उत्पन्न हुआ वो एक्सोटिक मोमेंट, जो विचित्र सापन, जो विचित्र सा बन गया है, जो आनंद देने वाला है। अचानक से उत्पन्न हुए उस विचित्र से एनवायरमेंट में हम सब एक साथ होंगे।
क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सब समझ पा रहे होंगे। ये बच्चों अब इन लाइनों के माध्यम से समझते हैं कि कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि फिशरमैन, मछुआरे इन द कोल्ड सी, जो समुद्र में जाते हैं, वो क्या नहीं करेंगे, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल्स को नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि जो मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, समुद्र से व्यापार करते हैं, धन कमाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, बस कुछ समय के लिए ही शांत हो जाएंगे। एंड द मैन गैथरिंग साल्ट, और वो आदमी जो इकट्ठा करता है साल्ट, नमक, समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करने वाला आदमी, वो भी कुछ समय के लिए अपने इस काम को बंद कर दे। बंद कर देगा तो क्या होगा, वुड लुक, वो देख सकेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को, अपनी चोटिल हथेलियों को वो देख सकेगा। इस पूरी पोयम के माध्यम से कवि हमें समझाना ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दे। एक समय के लिए ही सही, बट रोक दे जरूर, ताकि हर आदमी अपने उस कार्य को देख सके, समझ सके कि वो कार्य गलत है या सही है, उस कार्य का परिणाम क्या है, गलत है या सही है, वो जीवन देने वाला है या जीवन छीनने वाला है। इस पूरी पोयम के माध्यम से पोएट हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन लाइनों के माध्यम से देखते हैं कवि क्या समझाना चाहते हैं कि दोज, वे लोग, हु प्रिपेयर, जो तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का अर्थ बच्चों प्रकृति के साथ युद्ध करने की, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की जो तैयारी करते हैं, जो प्रकृति से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। कैसे? प्रकृति में उत्पन्न पेड़ पौधों को काटना, प्रकृति में बहने वाली नदियों में केमिकल छोड़ देना, उसके पानी को गंदा कर दे, प्रकृति को बिगाड़ते हैं, प्रकृति के साथ युद्ध करने की तैयारी करते हैं। उन लोगों को पोएट कह रहे हैं कि वो भी ऐसा न करे। क्यों? प्रकृति के साथ युद्ध करेंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, नदियों को मैला कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो जीवन को हानि होगी, जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। अब इस लाइन से पोएट कहना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न देशों के सैनिक, भिन्न भिन्न देशों के सैनिक अलग अलग विपन से, अलग अलग हथियारों से यदि आपस में युद्ध करेंगे तो जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। और पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा, तो ऐसे युद्ध में भले ही आपकी जीत हो, विक्ट्री भले ही आपकी जीत हो, लेकिन उस जीत का कोई लाभ नहीं है। कब? विद नो सर्वाइवर्स, जब उस युद्ध के पश्चात कोई भी जिंदा न बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा, तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जीत का क्या अर्थ है? आगे पोएट क्या कहना चाहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि आप क्लीन क्लॉथ्स को पहन ले, क्लीन क्लॉथ्स को अपना ले, क्लीन क्लॉथ्स को पहन ले। अब क्लीन क्लॉथ से पोएट क्या कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो गंदे विचार है, जो मैले विचार है, जो घृणा का भाव है, आप उन सबको त्याग दे, उन सबको छोड़ दे, और जो अच्छे विचार है, जो शुद्ध विचार है, जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, आप उनको धारण करें, उन शुद्ध विचारों को धारण करें। अब शुद्ध विचार, पवित्र विचार धारण करने से क्या होगा कि आपके मन का सारा मैल कट जाएगा, आपको दुश्मन भी अपना नजर आएगा। आगे पोएट क्या कह रहे हैं कि वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और घूमो विद देयर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। उनके भाइयों के साथ का अर्थ है कि अपने दुश्मनों के साथ आप घूमो। कब घूमेंगे आप? जब आप क्लीन क्लॉथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब जब आप अपने मन से घृणा का विचार, घृणा का भाव, जेलस का भाव हटा देंगे, निकाल देंगे, और आप अपने विचारों को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, तब आपको आपका दुश्मन भी आपका अपना नजर आएगा। तो पोएट कह रहा है कि वो घृणा वाले भाव त्याग कर शुद्ध विचारों को धारण कर लीजिए, उसके पश्चात वो आप घूम पाएंगे, आप घूमेंगे विद देयर ब्रदर्स, अपने दुश्मनों के साथ, अपनों की तरह। तब आपको कोई भी दुश्मन नजर नहीं आएगा, आप सब एक हो जाएंगे। और आप आगे पोएट क्या कहते हैं कि इन द शेड, इन द शेड का अर्थ है कि जो
अचानक से उत्पन्न हुआ एक एक्सोटिक मोमेंट है। उस मोमेंट में, उस शांतिपूर्ण मोमेंट में आप अपने दुश्मनों के साथ अपनों की तरह घूम रहे होंगे। और पॉइंट क्या कहते हैं कि डूइंग नथिंग, आप कुछ मत कीजिए। उस समय, जिस समय आपने अपने सारे कार्यों को रोक दिया है, सारे कार्यों को बंद कर दिया है, आप शांत खड़े हुए हैं, आप किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिस एक्सोटिक मोमेंट में किसी गाड़ी, किसी व्हीकल की कोई आवाज नहीं है, उस मोमेंट में, उस शांतिपूर्ण माहौल में आप कुछ मत कीजिए। आगे पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट आई वांट, कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं। अभी भी पॉइंट ने कहा कि डूइंग नथिंग, कुछ मत कीजिए। आप बच्चों इस लाइन का अर्थ ये मत समझे कि पॉइंट ये कहना चाहता है कि आप बिल्कुल आइडल बैठ जाए, आप बिल्कुल आइडल बैठ जाए और कुछ ना करे, सारे काम करना बंद कर दे। बस ये उस समय की बात है कि जब वो एक्सोटिक मोमेंट बनेगा कुछ समय के लिए, उसमें आप कुछ मत कीजिए। अब इस डूइंग नथिंग को पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कि इस डूइंग नथिंग से मैं कहना क्या चाहता हूं कि व्हाट आई वांट, जो मैं कहना चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, आप उससे कंफ्यूज्ड मत होइए, आप उसका अर्थ कुछ और मत निकालिए। पॉइंट कहना चाहते हैं कि विद टोटल इन एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आइडल हो जाए, आप पूर्ण रूप से, आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, कुछ मत कीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इट इज अबाउट, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह जीवन के विषय में है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह जीवन के विषय में है, वह जीवन देने वाला है, जीवन छीनने वाला नहीं है। तो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं वो जीवन के विषय में बोल रहा हूं, उन कामों के विषय में बोल रहा हूं जो आपको जीवन दे, जो आपका जीवन बचाए। आप बुरे कर्मों को छोड़ दे, अच्छे कर्म करे, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। अगर पॉइंट क्या कहते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं चाहता हूं नो ट्रक की आप ऐसा कुछ ना करें विद डेथ, ऐसा कोई काम न करे विद डेथ जो आपको मृत्यु तक ले जाए। पुनः समझिए, आई वांट, पॉइंट कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि नो ट्रक, आप ऐसा कुछ न करे विद डेथ जो आपको मृत्यु तक ले जाए। आप अच्छे कर्म करें, आप वो काम करें जो आपको जीवन दे, जो आपको जीवन की ओर ले जाए, जो आपको जीवन में आनंद दे, खुशियां दे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इस लाइन का अर्थ क्या है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि यदि हम सिंगल माइंडेड न हो, अर्थात सिंगल माइंडेड का अर्थ है कि यदि हम स्वार्थी न हो, यदि हम अपने अपने विषय में न सोचे, यदि हम स्वार्थी न हो, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कैसे स्वार्थी कि केवल हम अपने अपने जीवन को चलाने के विषय में सोचें। यदि हम ऐसे स्वार्थी न हो, कैसे कि हम केवल अपने अपने विषय को, अपने अपने जीवन को चलाने के विषय में सोचें, यदि हम इस तरह के न हो। तो पॉइंट कह रहा है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें अपने अपने जीवन के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और आगे क्या कहता है कि एंड फॉर वंस, केवल एक बार के लिए ही सही। पॉइंट पुनः रिक्वेस्ट करता है, कुड डू नथिंग, आप कुछ मत कीजिए। अर्थात जब आप शांत खड़े हो, आप अपने सब काम को बंद कर दे, सारे कार्यों को रोक दे, बस उस समय के लिए कुड डू नथिंग, आप कुछ मत कीजिए। परहैप्स, हो सकता है, शायद ए हज साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति, इस विश्व भर में एक विशाल शांति कायम हो जाए। और वो शांति क्या करेगी, माइट इंटरप्ट, वो रोक देगी, वो तोड़ देगी, वो हटा देगी दिस सैडनेस, इस उदासी को। कौन सी उदासी को, जो आप में छाई हुई है, जो आप में आई हुई है। कौन सी, नेवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम कभी भी नहीं समझ पाते अवर सेल्वेज, खुद को, अर्थात हम हमेशा कार्यों में लगे रहते हैं, हम हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, हम रुकते ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है उन चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने का, उन चीजों को निरीक्षण करने का, हम कर क्या रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, उसका परिणाम गलत होगा या सही होगा। हम अपने कार्यों को, खुद को समझने का कभी समय निकाल ही नहीं रहे हैं। तो उस समय को न निकालने से जो उदासी हम में है, तो उस उदासी को रोक दिया जाएगा। इस हज साइलेंस से उसे इंटरप्ट कर दिया जाएगा, वो तोड़ दी जाएगी उदासी। कौन सी, जो हमें होती है, कैसी उदासी, नेवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम कभी भी नहीं समझ पाते अवर सेल्वेज, खुद को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और जो हमें धमकियां मिलती है, अवर सेल्वेज, जो हमें धमकियां मिलती है विद डेथ, किसकी, मृत्यु की।
तो ये जो मृत्यु की धमकी मिलती है और हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते, तो ये ऐसा करने से, खुद को कभी भी न समझ पाने से, मृत्यु की धमकी मिलने से जो हमें उदासी आती है, तो वो उदासी इंटरप्ट की जा सकती है इस हज साइलेंस से। क्यों? क्योंकि उस समय, उस एक्सोटिक मोमेंट में हमारे पास समय होगा खुद को समझने का, खुद के कार्यों को देखने का, उनका निरीक्षण करने का कि वो गलत है या सही है, उनके परिणाम गलत है या सही है, उनके परिणाम जिंदगी छीनने वाले हैं या जिंदगी देने वाले हैं। तो उस समय इस उदासी को भी कम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। तो आगे देखते हैं पॉइंट हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो लास्ट वाला स्टेंजा है ये पूरी पोएम क्लियर करेगा। परहैप्स द अर्थ, पोएट कह रहे हैं कि शायद द अर्थ जो पृथ्वी है, कैन टीच अस, वो हमें सिखा सकती है। जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है व्हेन, जब एवरीथिंग सब कुछ सीम्स प्रतीत होता है डेड, कि सब कुछ मृत हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रकृति में मौसम बदलते रहते हैं और एक मौसम ऐसा आता है कि हमें यह प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लाइनों को पुनः समझिए। परहैप्स, पोएट समझाना चाहता है कुछ। परहैप्स शायद पृथ्वी, द अर्थ पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है कुछ, हमें कुछ सिखा सकती है। कब? प्रकृति में, पृथ्वी पर एक समय ऐसा आता है, एवरीथिंग, सब कुछ, जिस समय सब कुछ सीम से प्रतीत होता है डेड, की सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, तो प्रतीत होता है कि शायद पेड़ समाप्त हो चुका है, पेड़ सूख चुका है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसी पेड़ पर पुनः हरे भरे पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं, वो पेड़ फिर से नया हो जाता है, पेड़ फिर से जीवित हो उठता है। बस इन्हीं लाइनों के माध्यम से सारी पोएम क्लियर होगी। अब पोएट क्या कहना चाहता है कि द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। जैसे पृथ्वी पर होने वाले मौसम से हम समझते हैं कि एक मौसम ऐसा आता है। तो बच्चों अब लास्ट स्टेंजा के माध्यम से समझते हैं कि पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं। लास्ट स्टेंजे में उन्होंने प्रकृति से, अर्थ से एक एग्जाम्पल उठाया है और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। पोएट सजेस्ट करते हैं कि परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, समझा सकती है। पोएट ने पूरी पोएम के माध्यम से जो सजेशन हमें दिया है, उस सजेशन को, उस मैसेज को पोएट इन लाइनों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे पहले लाइन का अर्थ है द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, तो इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, आप ध्यान से सुने। इस लाइन के माध्यम से पोएट एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें सब कुछ फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, वो लाइफलेस सा प्रतीत होता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक सीजन, एक मौसम ऐसा चलता है कि जिसमें पेड़ पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, तो प्रतीत होता है कि वो पेड़ सूख चुका है, डेड हो चुका है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वही पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों पर पुनः हरे भरे पत्ते पुनः आ जाते हैं। तो पोएट इसी चीज को समझाना चाहते हैं अपने उस मैसेज से, जो मैसेज उन्होंने इस पोएम में दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ देर के लिए सब शांत हो जाओ, शांत होकर आप जो कर रहे हैं, आप जो एक्शन कर रहे हैं, उन्हें जज करो, उन कार्यों को देखो कि वो गलत है या सही है, उनका परिणाम गलत है या सही है, वो जीवन देने वाले हैं या जीवन छीनने वाले हैं। इसी बात को पोएट ने इस पोएम में समझाया है। लाइनों का अर्थ पुनः समझते हैं। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या? कि व्हेन, की एक समय ऐसा आता है, एवरीथिंग, जिस समय में एवरीथिंग, सब कुछ सीम्स डेड, सब कुछ मृत, सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है, एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, वो पुनः जीवित हो उठता है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा ही दिया है कि पेड़ पौधे एक सीजन में ऐसा प्रतीत होता है कि सूख चुके हैं, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पुनः क्या होता है
वही पेड़ पौधे पुनः पत्तों को प्राप्त करते हैं, वो पुनः जीवित हो उठते हैं। तो लास्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, आप सब खामोश हो जाएंगे, और उसके बाद आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। मतलब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब 12 तक गिनने के बाद आप सब शांत हो जाएंगे, और उस शांत माहौल में, उस शांतिपूर्ण एनवायरमेंट में, उस मोमेंट में आप सब अपने कार्यों को जज कर रहे होंगे, और आप सब शांत हो जाएंगे। उसके बाद आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आपने समझा भी होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू बच्चों।